गुड आफ्टरनून बेटा। ओके, नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना रही हूँ आर्टरी एंड वेन की। देखो, दिस इज द टीएस ऑफ आर्टरी। जब हम इनका ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे ना बेटा, तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, इसमें सबसे बाहर एक लेयर होती है, एक मिडल लेयर होगी, वन मिडल लेयर एंड वन इंटरनल लेयर। ठीक है, दोनों का आर्टरी और वेन्स का जब सेक्शन कट किया जाएगा, ट्रांसफर सेक्शन, तो दोनों में एक आउटर लेयर बनेगी, एक मिडल लेयर, एक इनर लेयर इन द वॉल। ठीक है, तो ये है इनका स्ट्रक्चर। अच्छा, इनमें सबसे अंदर सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स दोनों में। दीज आर द एपिथेलियल सेल्स। क्योंकि अंदर की तरफ है तो इनको हम एंडोथीलियल बोल देते हैं, एंडोथीलियल सेल्स दोनों के केसेस में। इनर वॉल लेयर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, सो दीज आर एपिथेलियल सेल्स। अंदर की तरफ है तो एंडोथीलियम। अच्छा, एक आउटर लेयर है वॉल में, आउटर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर दोनों के केस में। और एक है मिडल लेयर। मिडल लेयर में कुछ मसल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होती हैं, स्मूथ मसल्स एंड फाइबर्स। दोनों में स्मूथ मसल्स and fibers are there। ठीक है, तो देखो, अगर हम इनका बेसिक, दोनों का बेसिक टीएस कट करके जब वॉल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो दोनों में तीन ही लेयर्स होंगी। ठीक है, सबसे बाहर, मिडल और इनर लेयर। तो देखिए, आर्टरी एंड वेन, दे हैव 3 लेयर्स। फर्स्ट, ये मैंने बनाया बेटा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ आर्टरी, एंड दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ वेन। ठीक है, दोनों में वॉल में 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। सबसे पहले अंदर एक लेयर है, ये देख रहे हो आप, इनर लाइनिंग। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम। अभी मैंने बताया ना, यहाँ पे एपिथेलियल सेल्स हैं तो इनको हम बोलेंगे स्क्वेमस एंडोथीलियल सेल्स, एंडोथीलियम। और इस पर्टिकुलर लेयर का नाम है, बिकॉज दिस इज द इनर लेयर, तो इसका नाम है ट्यूनिका इंटीमा। इंपॉर्टेंट, ट्यूनिका इंटीमा दोनों के केस में। इसमें भी ये जो सबसे अंदर वाली आप लेयर देख रहे हो जहाँ पे सेल्स पड़े हैं, दीज आर स्क्वेमस एंडोथीलियल सेल्स, स्क्वेमस एंडोथीलियल सेल्स, एंड दिस इनर लेयर इज नोन एज ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका इंटीमा। अब आते हैं मिडल लेयर। दिस इज द मिडल लेयर। ठीक है, मिडल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ some smooth muscles। ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, these are the smooth muscles, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी smooth muscles and some fibers होंगे, elastic fibers दोनों में। ठीक है, यहाँ पे फाइबर्स भी होंगे बीच में एंड स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट दोनों के केस में। तो मिडल लेयर, इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, मिडल लेयर है तो मीडिया।
ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, दोनों के केस में। अच्छा, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल लेयर, सबसे बाहर वाली लेयर जो आप देख रहे हो, ये वाली लेयर, इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एंड दिस लेयर इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल लेयर है ना, इट इज नोन एज ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो देखो हम 3 लेयर्स की बात कर रहे थे इसकी वॉल में। सबसे बाहर विच इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। मिडल विच इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, it is tunica media, and inner which is made up of squamous epithelium, it is tunica intima, ठीक है। अब देखो इन दोनों डायग्राम में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है बेटा? जो सबसे बाहर वाली लेयर है दोनों में बराबर है, ठीक है, बट ये जो मिडल लेयर है, ये वाली लेयर, इट इज थिक इन केस ऑफ आर्टरी, ठीक है, यहाँ पे ये लेयर कैसी होगी? थिक होगी इन केस ऑफ आर्टरी, जबकि इन केस ऑफ वेन इट इज थिन, ठीक है, पतली है, और यहाँ पे मोटी है लेयर, ठीक है। मतलब मिडल लेयर में यहाँ पे स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा पड़े होंगे, यहाँ पे कम पड़े होंगे। अगर मिडल लेयर ज़्यादा थिक होगी तो ऑब्वियस है कि जो बीच वाला ल्यूमन है, ये वाला एरिया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ल्यूमन, दोनों के केस में, ये ल्यूमन और ये भी ल्यूमन। अब यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे ल्यूमन कैसा है? नैरो। ल्यूमन कैसा हुआ बेटा? नैरो। जबकि वेन के केस में ल्यूमन कैसा है? वाइड। कैसा है ल्यूमन? इट इज वाइड, ठीक है। ये दोनों में मेन डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। तीनों लेयर्स किस किस से बनी हुई हैं बेटा? दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो आपकी बुक्स में डिफरेंस गिवन है आर्टरी एंड वेन्स में, तो वो मैं पढ़ रही हूँ आप साथ में। देखो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ आर्टरी? ये क्या करती हैं? दीज डिस्ट्रीब्यूट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करती हैं ये, ठीक है, दोनों ही ब्लड ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। बट बेसिकली जब हम पढ़ते हैं ना कि आर्टरी का मेन फंक्शन क्या होता है, तो आर्टरी क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, यू नो वेरी वेल, है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेंगी? आर्टरीज। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेंगी? वेन्स। इसका मतलब हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे लेके जाने का काम कौन करेगा? बॉडी पार्ट्स को देने का काम कौन करेगा? आर्टरीज, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था हार्ट के स्ट्रक्चर में, हमने पढ़ा था बेटा कि देयर इज अयोटा। अयोटा क्या लेके जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किसको देगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को। तो अयोटा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी। जबकि वेन का मेन फंक्शन क्या है? इट कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। ये क्या करता है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास लेके जाएगा? हार्ट के पास लेके जाएगा। जैसे देखो हम इसमें एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, वो क्या कैरी कर रहे हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कैरी कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा सेकंड, आप देखो आर्टरीज कैसी हैं? दे आर डीप सीटेड, एंड सर्कल करो, डीप सीटेड, मतलब हमारी बॉडी में वो थोड़ा डीपली प्रेजेंट है। जबकि जो वेन्स होती हैं, एंड सर्कल कर लो, दे आर सुपरफिशियल। जैसे देखो अपनी बॉडी में हमें ये नसें दिखती हैं, ठीक है, नर्व्स दिखती हैं, तो ये नसें क्या होती हैं बेटा? दीज आर वेन्स, दीज आर नॉट आर्टरी, ये क्या होंगी? वेन्स होंगी,
ठीक है। सुपरफिशियल जो हमें दिखाई देती हैं वो वेन्स होती हैं, जो डीप सीटेड होती हैं दे आर आर्टरीज। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सेकंड क्लियर हो गया बेटा, दीज आर डीप सीटेड, जबकि वेन्स कैसी होंगी, दे आर सुपरफिशियल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिका मीडिया इज थिक, अंडरलाइन कर लो थिक वर्ड, हैविंग मोर मसल फाइबर्स एंड सर्कल, मोर मसल फाइबर्स। आर्टरीज की जो ट्यूनिका मीडिया है, मिडल वाली जो लेयर है, इट इज थिक मतलब यहाँ पे मसल फाइबर्स ज्यादा होंगे, ठीक है, इट इज थिक। कौन बेटा, ट्यूनिका मीडिया कैसी है, थिक लेयर है, ठीक है, मसल फाइबर ज्यादा है। और इसकी वजह से बेटा अगर मान लो आर्टरीज खाली भी हो जाती हैं तो ये कोलैप्स नहीं हो पाती, ठीक है। ये रीजन है कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगी, मोर मसल्स आर प्रेजेंट, जिसकी वजह से अगर ये एम्प्टी भी हो जाएंगी तो दे डू नॉट कोलैप्स। जबकि वेन में ट्यूनिका मीडिया ये कैसी है, एक पतली सी लेयर है, ठीक है, इट इज थिन, हैविंग एंड सर्कल फिर से लेस मसल फाइबर्स, मतलब इसमें ट्यूनिका मीडिया में मसल फाइबर्स कैसे हैं, कम हैं। और कम मसल फाइबर्स होने की वजह से इट कैन कोलैप्स, ठीक है, अगर ये खाली होगी तो ये कोलैप्स हो सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ट्यूनिका इंटरना, सबसे अंदर वाली लेयर, ये वाली ट्यूनिका इंटरना हैज स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन, अंडरलाइन करो, ये जो ट्यूनिका इंटरना इसमें प्रेजेंट है बेटा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जबकि वॉल में यहाँ पे इट इज थिन एंड जबकि यहाँ पे वेन में जो इंटरनल लेयर है ट्यूनिका इंटरना, इट हैज सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे कैसी है, स्ट्रॉन्ग इलास्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। जबकि वेन में इट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये कैसी है, सिंपल इलास्टिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट आइए, वॉल इज एंड सर्कल कर लो, थिक एंड मस्कुलर, ये भी हमें दिख रहा है, थर्ड पॉइंट के साथ मिलता जुलता है। वॉल कैसी होगी, थिक होगी और मस्कुलर होगी। यहाँ पे वॉल थिक और मस्कुलर नहीं है, जितनी थिक यहाँ पे है उतनी यहाँ पे नहीं है, तो इट इज नॉट थिक एंड मस्कुलर, ठीक है, इट इज थिन एंड नॉन मस्कुलर। नेक्स्ट, आर्टरीज हैव नो वॉल्स एंड सर्कल करो। अगर हम आर्टरीज देखते हैं बेटा तो आर्टरीज बिल्कुल ऐसे होंगे स्मूथ, बीच में कोई वाल्व नहीं होंगे, ठीक है, ये आर्टरीज की वॉल है, ठीक है, बीच में ल्यूमन, कोई वाल्व प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी। बट जब हम वेन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वेन में बेटा इस तरह से वाल्व बने पड़े होते हैं, ऐसे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ वाल्व्स, और ये वाल्व्स खुलते हैं बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, ठीक है, तो दीज आर वाल्व। इन वेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाल्व। आगे, ब्लड फ्लो विद जर्क्स, अंडरलाइन करो जर्क्स। यहां पे जो ब्लड फ्लो करता है बेटा वो रुक रुक के फ्लो करता है, किसकी वजह से, साथ में लिख लो चाहे, ड्यू टू सिस्टोल एंड डायस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आर्टरीज में जब ब्लड मूव करेगा तो वो जर्क्स में मूव करेगा, रुक रुक के मूव करेगा। जबकि वेन में जब ब्लड फ्लो करता है तो इट फ्लो स्मूथली, अंडरलाइन करो स्मूथली, ठीक है, जर्क्स में फ्लो नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर बिकॉज ल्यूमन इज नैरो, साथ में लिख लो, बिकॉज ल्यूमन इज नैरो। तो जब इसमें ब्लड फ्लो करेगा तो ब्लड का प्रेशर कैसा होगा, ज़्यादा, हाई प्रेशर, किसका, ऑफ ब्लड इन द आर्टरी,
जबकि वेन में प्रेशर इज नॉट हाई क्योंकि ल्यूमन इसका कैसा है, वाइड, लो प्रेशर, लो प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहीं से ये हमने पॉइंट स्टार्ट किया था कि आर्टरीज जनरली क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट याद करो जब हम हार्ट पढ़ रहे थे, जब हमने हार्ट के 4 चैम्बर पढ़े थे बेटा, तो हमने पढ़ा था कि हार्ट में इस तरफ ये वाली साइड थी राइट साइड और ये वाली साइड थी लेफ्ट साइड। लेफ्ट ऑरिकल में देयर इज ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्लियर ना बेटा, देयर इज ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन्स। उसके बाद यहाँ से ब्लड यहाँ आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, फिर यहाँ से अयोटा के थ्रू ब्लड आगे जा रहा है इन द बॉडी पार्ट्स। कौन सा ब्लड है, अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो तो इसका बेसिक फंक्शन हो गया आर्टरी का, दैट इज इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, क्या कैरी करेंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर जब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे थे, सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के थ्रू डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू क्या मूव कर रहा है, अब पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब यहाँ पे अब क्या होगा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बेसिक फंक्शन तो इसका क्या था कि सारी आर्टरीज क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, पर जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या कैरी करेगी, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी ऑल द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे ही अब देखो सेकंड, इसके साथ ही हम एग्जांपल ले रहे हैं कि देखो जनरली वेन्स क्या कैरी करती हैं, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट यहीं पे अभी हमने किया कि दीज आर द पल्मोनरी वेन्स और ये वेन्स क्या कैरी कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स जो कहाँ से ब्लड लेके आ रही हैं, फ्रॉम लंग्स, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स याद रखना है, पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आएंगी फ्रॉम द लंग्स इनटू द, कहाँ पे, इनटू द लेफ्ट ऑरिकल, और वो ब्लड कैसा होगा, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स ऑल द वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो एक बार सारे डिफरेंसेस देख लो बेटा, डिफरेंसेस क्लियर हैं, आर्टरी एंड वेन्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा हम शुरू कर रहे हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई बीपी। हाई बीपी, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाई बीपी। हाई बीपी आपको पता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर है क्या, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। देखो ब्लड कहाँ मूव करता है, ब्लड मूव करता है इन द आर्टरी और वेन्स। याद रखना है जब हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे बेटा, तो हम वेन्स की कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, आर्टरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आर्टरीज में देयर इज नो वाल्व और ब्लड यहाँ पे मूव करेगा इन द ल्यूमन ऑफ द आर्टरी। दिस इज द ल्यूमन ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। ब्लड क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ ब्लड सेल्स बना दिए, ठीक है। तो ब्लड मूव कर रहा है इन द आर्टरीज, ल्यूमन ऑफ द आर्टरी। अब देखिए हाइपरटेंशन क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड। तो ब्लड जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कहाँ पे, ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी। दीज आर द वॉल ऑफ द आर्टरी। आर्टरी की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है व्हेन देयर इज मूवमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। मतलब ब्लड की वजह से जो प्रेशर आया यहाँ पे वॉल पे, इसको हमने क्या बोल दिया, ब्लड प्रेशर बोल दिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर। अच्छा,
ब्लड प्रेशर इज हायर ड्यूरिंग सिस्टॉल, एंड सर्कल हायर ड्यूरिंग सिस्टॉल। आपको पता है सिस्टॉल क्या है बेटा, हम पढ़ चुके डिटेल में। सिस्टॉल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, जब रिलैक्सेशन होगी तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर इज हायर ड्यूरिंग द सिस्टॉल एंड दिस इज कॉल्ड एज, एंड सर्कल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड सर्कल कर लो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स इट इज, ये अंडरलाइन करो, नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में इट इज 120 mmHg। जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है 120। ठीक है, अच्छा, ब्लड प्रेशर इन डायास्टॉल, मतलब जब रिलैक्सेशन होगी तो प्रेशर अलग होगा, इन डायास्टॉल इट इज डिफरेंट। ठीक है, तो रिलैक्सेशन के टाइम पे प्रेशर, ब्लड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी इट इज ऑलवेज लेस, क्योंकि ये रिलैक्स्ड हो रही हैं। ठीक है, तो वो प्रेशर कितना होगा, इट इज 80 mmHg, इट इज 80 mmHg। एनसर्कल कर लो, और ब्लड प्रेशर इज रिटन एज, फिर इस बेस पे हम ब्लड प्रेशर को कैसे लिखते हैं, कैसे शो करते हैं, 120/80। ठीक है, अब आपको पता है व्हाट इज 120 एंड व्हाट इज 80, इट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड इट इज डायास्टोलिक प्रेशर। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है एक ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, अब अगर ब्लड प्रेशर इससे ज़्यादा हो गया, ठीक है, जैसे मान लो 140 हो गया, यहाँ पे 80 की जगह 90 हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि उसको क्या है, बीपी की प्रॉब्लम है भाई, उसका ब्लड प्रेशर कैसा रहता है, हाई। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट भाई, इट इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमेनोमीटर। एंड सर्कल करो, ये आपने सबने मशीन देखी होगी बीपी जिससे नापते हैं, हम बाजू में लगाते हैं, ठीक है, और पंप करते हैं, फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर नोट डाउन करते हैं, है ना। अच्छा, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर इज द टर्म यूज्ड फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। अगर नॉर्मल से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो उसको हम बोलेंगे हाइपर टेंशन या फिर हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, इफ आफ्टर रिपीटेड चेकिंग ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज, तो हाइपर टेंशन में ब्लड प्रेशर कितना, एंड सर्कल कर लेनी है बेटा वैल्यू, 140 सिस्टोलिक प्रेशर एंड 90 डायास्टोलिक प्रेशर। ठीक है, अगर चेकिंग के बाद, ठीक है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का प्रेशर 140/90 आ रहा है, मतलब उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, और हायर ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, या इससे भी अगर ज़्यादा होगा मतलब उसको हाइपरटेंशन है। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, डायास्टोलिक प्रेशर बढ़ गया, तो ये हमारे ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कोई ना कोई हार्ट डिजीज कॉज कर देगा एंड अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स ऑल्सो। और हमारी बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, एंड सर्कल कर लो कौन से ऑर्गन्स की बात हो रही है, लाइक ब्रेन एंड किडनी। ब्रेन को भी अफेक्ट कर सकता है एंड ऑल्सो किडनी। कॉन्टिन्यूड हाई ब्लड प्रेशर में प्रोड्यूस, और अगर ब्लड प्रेशर कॉन्टिन्यूअस है हाई, ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, अंडरलाइन करो, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट CVA, या फिर इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, इट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रोक। अब इसमें क्या होता है, देखो सेरिब्रो वर्ड इज रिलेटेड विद द ब्रेन। ठीक है, वेस्कुलर ब्लड वेसल्स की बात हो रही है, एक्सीडेंट मतलब इसमें क्या होगा, या तो ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है, या तो ब्लड वेसल्स टूट जाएंगे,
ठीक है, मतलब उनमें किसी तरह की लीकेज होना शुरू हो जाएगी, या फिर देयर इज क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो मैं ब्रेन का एग्जांपल दे रही हूँ, तो हो सकता है कि ब्रेन की कोई नस फट जाए, ठीक है, हेमरेज हो जाए, या फिर ऐसे हो सकता है कि वहाँ पे किसी तरह का कोई क्लॉट बन जाए। क्लियर बेटा? अच्छा आगे आइए। जनरली अ डाइट फुल ऑफ एक्सट्रीमली ऑयली, अंडरलाइन कर लो लाइन ये, एक्सट्रीमली ऑयली एंड ग्रीसी प्रोडक्ट्स। अगर हम ज़्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑयल वाली चीज़ें खा रहे हैं, ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं, तो क्या होगा? इट इज़ नॉन टू इंक्रीज द कोलेस्ट्रॉल लेवल, एंड सर्कल करो, उससे क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, विच कॉज, मतलब बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? विच कॉज थिकनिंग, एंड सर्कल करो, थिकनिंग ऑफ द आर्टरीज। और बेटा वो सारा कोलेस्ट्रॉल ऐसे आर्टरीज की वॉल पे जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये मैंने आर्टरी की वॉल बनाई और ऊपर मैंने बना दिया ये कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमना शुरू हो गया, ल्यूमन तो इसका पहले से ही नैरो था, अब और नैरो हो गया, तो भी क्या होगा? ब्लड प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्लियर? इट रिजल्ट इन हाई ब्लड प्रेशर, इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। अब पहले यहाँ तक देखो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, एक बार अच्छे से देख लो डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन एंड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क। शाबाश। डन। अच्छा नेक्स्ट आइए बेटा, कुछ डिजीजेस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो फर्स्ट डिजीज है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर इसको हम बोलते हैं CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। लिख देती हूँ मैं फुल फॉर्म यहाँ पे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो देखो पहले तो ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी। ऐसी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है, किसको? हमारे हार्ट को, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे? कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो देखिए अब, इट इज ऑल्सो नोन एज एथीरोसेक्लेरोसिस या फिर एथीरोमा। इट अफेक्ट द वेसल्स, अंडरलाइन करो वेसल्स। और वेसल्स में किसकी बात हो रही है? हमने यहाँ पे नाम में ही लिखा है आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, मतलब ब्लड वेसल्स में सिर्फ हम आर्टरी की बात कर रहे हैं। इट अफेक्ट द वेसल्स, वेसल के साथ लिख लो आर्टरी, दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। ऐसी आर्टरी जो हमारी हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है। कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो आर्टरी अफेक्टेड है। अच्छा, इट इज कॉज्ड बाय, और वो कैसे अफेक्ट होगी? कैसे अफेक्ट हुई? बाय द डेपोजिशन ऑफ, अंडरलाइन करो, डेपोजिशन ऑफ, वही फिर से मैंने ले लिया आर्टरी का एग्जाम्पल। अब ज़रूरी नहीं है आर्टरी पे अंदर सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही डिपॉजिट हो सकता है, इट मे बी ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ, एंड सर्कल करो, या तो यहाँ पे कैल्शियम इकट्ठा हो गया ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फैट, या फिर ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ, जो पीछे हम पढ़ रहे थे, कोलेस्ट्रॉल, या ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, ठीक है।
अच्छा, तो इट मे बी ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डेपोजिशन ऑफ फैट और डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, या फिर डेपोजिशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। कहाँ पे बेटा? इन द ट्यूनिका इंटरना ऑफ आर्टरीज। एंड सर्कल करो, ट्यूनिका इंटरना ऑफ आर्टरीज। याद है ना, अब ये हमने बनाई थी ट्यूनिका इंटरना। इंटरना में इस तरह से हमने सेल्स बनाए थे स्क्वेमस एंडोथीलियम के। अब देखो, अगर बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा बढ़ गई, कैल्शियम ज़्यादा बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, या फिर फाइब्रस टिश्यू ज़्यादा हो गए, तो वो सारी चीज़ें कहाँ जमना शुरू हो जाएंगी? इस इंटीमा के अंदर की तरफ ऐसे जमना शुरू हो जाएंगी। अब देखो, अगर यहाँ पे जम गई पुत्र, ल्यूमन पहले से ही नैरो है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस और कम हो गया, ठीक है। ट्यूनिका इंटरना ऑफ आर्टरीज, सच डेपोजिशन इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोटिक। और अब ये जो डेपोजिशन है ना ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? दिस इज नॉन एज एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, या फिर एथेरोमेटस प्लेग। जम गया ना ऊपर सब्सटेंस, तो इसको हम एथेरोमेटस प्लेग भी बोल देते हैं। ग्रेजुअली दीज प्लेग्स ग्रो, और बेटा एक बार अगर ये सब्सटेंसेस जमना शुरू हो गए तो ये बढ़ते ही जाते हैं, आगे से आगे कम नहीं होते, ठीक है। एज अ रिजल्ट द ल्यूमन ऑफ आर्टरी, अंडरलाइन, ल्यूमन ऑफ आर्टरी डिक्रीजेस एंड फ्लो ऑफ ब्लड इज रिड्यूस्ड। ल्यूमन ऑफ आर्टरी डिक्रीजेस, ठीक है, और फ्लो ऑफ ब्लड कम होना शुरू हो जाएगा। दिस में रिजल्ट इन, एंड सर्कल करो, हार्ट अटैक। और अगर ल्यूमन कम हो गया, ये देखो ल्यूमन रिड्यूसेस, ल्यूमन रिड्यूसेस, स्पेस कम हो गया अंदर ब्लड के जाने के लिए, तो इससे क्या हो सकता है? हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। क्लियर बेटा? हाई ब्लड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ LDL, अगर ब्लड में प्लाज्मा के अंदर LDL, अब LDL क्या है? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। बेटा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो दो तरह से बन सकता है हमारी बॉडी के अंदर। अगर LDL कंडीशन है ब्लड प्लाज्मा में, मतलब लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल होगा इट इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उसको हम काउंट करते हैं एज गुड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रेजेंट भी होता है। हम जब बायोमोलिक्यूल्स पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो दो तरह का कोलेस्ट्रॉल बनता है, अगर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, मतलब बैड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो यहाँ पे जमेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ल्यूमन कम हो जाएगा। अगर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं, मतलब गुड टाइप ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो हमारी बॉडी फंक्शनिंग में हेल्प करेगा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ऐड होगा। तो देखो, हाई ब्लड प्लाज्मा कंसेंट्रेशन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स may lead to एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब अगर इस तरह का कोलेस्ट्रॉल है तो ऑब्वियस है वो यहाँ पे जमना शुरू होगा और ल्यूमन को रिड्यूस कर देगा, स्पेस कम मिलेगा, तो क्या होगा? हार्ट अटैक आ सकता है, बिकॉज हमारी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पा रहा। किसकी वजह से? आर्टरी की वजह से। कौन सी आर्टरी? विच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स, ठीक है, क्लियर। अब देखिए सेकेंड, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब ये अलग टर्म है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब ये क्या है अभी? हार्डनिंग, अंडरलाइन, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, हार्डनिंग एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी। हमने अभी डिफरेंस में पढ़ा कि आर्टरी की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है इट इज स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक मेम्ब्रेन। तो क्या हुआ अब आर्टरी में? आर्टरी की जो वॉल है वो कैसी होगी? इट इज हार्ड, बहुत हार्ड होगी, ठीक है, हार्ड होगी, एंड इलास्टिसिटी लॉस्ट होगी।
देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी कम होगी, ठीक है, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड एज आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ, इन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, वैसे दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी, जो आगे ब्रैकेट में दिया हुआ है ना बेटा, ये सिर्फ आपने रीड करना है, ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। इन आर्टीरियोसेक्लेरोसिस कैल्शियम सॉल्ट प्रेसिपिटेट विद कोलेस्ट्रॉल विच फॉर्म प्लेग, हो इसमें भी ऐसा ही रहा है, यहाँ पे क्या होगा, कैल्शियम सॉल्ट अलोंग विद द कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे जमना शुरू हो जाएगा, तो ये जो वॉल है ये कैसी बन गई है, हार्ड बन गई है, और इसकी इलास्टिसिटी गुम होगी। कैल्सिफिकेशन ऑफ प्लेग मेक्स द वॉल ऑफ आर्टरी स्टिफ एंड रिजिड। अब आपको पता है कैल्शियम क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उनमें कैल्शियम होगा ही होगा, तो कैल्शियम की वजह से ये जो वॉल होती है ये हार्ड हो जाती है, ठीक है, स्टिफ एंड रिजिड। अच्छा, दिस अफेक्ट आर्टरीज लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड रप्चर, तो ये वाली आर्टरीज प्रॉपर्टी लूज कर देंगी, कौन सी, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी इनमें खत्म हो जाएगी और ये आर्टरी रप्चर हो जाएगी। अगर ये रप्चर होगी तो बीच में जो सेल्स हैं वो कहाँ आ जाएंगे, बाहर, देयर इज रप्चरिंग ऑफ द आर्टरी। ब्लड फ्रॉम सच रप्चर्ड वेसल्स मे क्लॉट। अब देखो, जब इस रप्चर्ड वेसल में से ब्लड निकलेगा तो ब्लड बाहर आके क्या बना देगा, क्लॉट बना देगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड ब्लॉक द ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। सच क्लॉट इन कॉरोनरी आर्टरी में लीड टू हार्ट अटैक इवन डेथ, और अगर कॉरोनरी आर्टरी में ये कंडीशन अपीयर होगी, मतलब कॉरोनरी आर्टरी में अगर ये क्लॉट बन गया तो एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज एंजीना पेक्टोरिस, नेक्स्ट डिजीज बेटा, एंजीना, एंजीना पेक्टोरिस, पेक्टोरिस, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, एंजीना पेक्टोरिस मीन्स, अंडरलाइन, पेन इन द चेस्ट, चेस्ट रीजन में पेन उठती है, ठीक है। इट इज ड्यू टू एनसर्कल, और वो पेन क्यों होती है, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस की वजह से, ठीक है। अगर कॉरोनरी आर्टरी में ज़्यादा हार्डनिंग हो गई है, इलास्टिसिटी लॉस्ट हो गई है, तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा। अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो दर्द होना शुरू हो जाएगी हमारे चेस्ट रीजन में, ठीक है। बट कब, देखिए ज़रा, दीज आर्टरीज आर अनेबल टू कैरी, अंडरलाइन करो, हमने पढ़ लिया, इफ देयर इज हार्डनिंग और लॉस ऑफ इलास्टिसिटी तो क्या होगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा। दीज आर अनेबल टू कैरी एक्स्ट्रा ब्लड, अंडरलाइन करो, एक्स्ट्रा ब्लड टू द हार्ट मसल्स एट द टाइम ऑफ स्ट्रेस, इमरजेंसी कंडीशन पे। जैसे मान लो किसी को कोई स्ट्रेस हो गया, ठीक है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो उस टाइम पे बेटा हमारा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, ठीक है, बहुत फास्टली बीट करता है, मतलब उसको ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे बोल दिया एक्स्ट्रा ब्लड। अगर आर्टरी में हार्डनिंग हुई पड़ी है या इलास्टिसिटी लॉस हो गई है तो क्या होगा, तो क्या आर्टरी जब फास्टली बीट होगा हार्ट तो उसको क्या वो ब्लड सप्लाई कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ठीक है। When the heart is beating vigorously, मतलब वेरी फास्टली जब हार्ट बीट कर रहा है तो आर्टरी उसको प्रॉपर ब्लड नहीं दे पा रही है, ड्यू टू हार्ट मसल्स फील पेन, और इसकी वजह से हमारी चेस्ट रीजन में पेन होना शुरू हो जाती है, पेन इन द चेस्ट। और आपने याद रखना है कि ये पेन एक्चुअल में किसकी वजह से अराइज हुई, हमारी हार्ट मसल्स की वजह से, क्योंकि मसल्स तक ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। एंजीना कैन अकर इन मेन एंड विमेन ऑफ एनी एज, कभी भी हो सकता है, बट इट इज मोर कॉमन अमंग द मिडल एज्ड एंड एल्डरली, मतलब
25 से 35 साल की उम्र के लोगों में ये ज़्यादा होती है, या फिर इससे भी आगे वाले जो लोग होते हैं, इससे भी ज़्यादा एज वाले जो लोग होते हैं, उनमें ये ज़्यादा देखी जाती है। इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, और ये किस वजह से आया? ब्लड फ्लो की वजह से। ब्लड फ्लो प्रॉपरली नहीं हो पाया बिकॉज आर्टरी अफेक्टेड है, ठीक है, उस पर डेपोजिशन हुई पड़ी है, और हमारे हार्ट की मसल्स को, कार्डियक मसल को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाया। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट बेटा, हार्ट फेलर। नेक्स्ट टर्म हम पढ़ रहे हैं हार्ट फेलर। ठीक है, तो देखो हार्ट फेलर क्या है? इट मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट, आगे एनसर्कल करो, स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड, जब हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, प्रॉपरली टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी टिश्यू को ब्लड चाहिए, ठीक है, बट हमारा जो हार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी टिश्यू को नहीं दे पा रहा है। इट इज समटाइम कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलर, एंड सर्कल, कंजेस्टिव हार्ट फेलर। और देखो इसके लिए मेन कॉज कहाँ से अराइज हो रहा है? अराइज हो रहा है फ्रॉम द लंग्स। इफ देयर इज कंजेशन इन द लंग्स, इट इज़ वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अगर देखो लंग्स की कंजेशन हुई पड़ी है तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी इन द लंग्स। अगर लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं आ पाएगी तो हार्ट तक नहीं पहुंचेगी, हार्ट तक नहीं पहुंचेगी तो हार्ट आगे कहाँ सप्लाई कर पाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, तो इट इज ड्यू टू कंजेस्टिव हार्ट फेलर, ठीक है, जब हमारा हार्ट प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ठीक है, याद रखना है, नॉट पंपिंग ब्लड पंप नहीं कर पा रहा, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं भेज पा रहा है, कहाँ बेटा? हमारी बॉडी टिश्यू की नीड के लिए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट टर्म कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं बेटा, आपको याद करनी है, सारी टर्म्स इंपॉर्टेंट है। कार्डियक अरेस्ट, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, सिंपल सा है, जब हमारे हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, दिस इज नॉन एज कार्डियक अरेस्ट। अब ये चीज़ें आपने सुनी है, ठीक है, हार्ट फेलर आपने सुना है, कार्डियक अरेस्ट आपने सुना है, बट ये दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया, ठीक है, हार्ट फेलर में बीट करना बंद नहीं किया, बस वो ब्लड नहीं भेज पा रहा है, किसके पास? बॉडी टिश्यू के पास, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, ठीक है, ड्यू टू द लंग्स। नेक्स्ट बेटा, हार्ट अटैक। अब देखो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, सारी टर्म्स एक जैसी लगती हैं देखने में। अब हार्ट अटैक ये अलग टर्म है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्टॉप बीटिंग, स्टॉप बीटिंग। अब आते हैं हार्ट अटैक पे। हार्ट अटैक इट इज ऑल्सो नोन एज, कल हमने ये टर्म पढ़ी थी, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड, जब हार्ट मसल्स डैमेज होगी, ठीक है, हार्ट अटैक में क्या आएंगी? हार्ट मसल्स मतलब कार्डियक मसल्स दे डैमेज। हार्ट मसल डैमेज कैसे? बाई, एनसर्कल कर लो, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई मतलब हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिला, उसकी वजह से हार्ट मसल्स डैमेज होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक। हार्ट फेलर इज डिफरेंट, कार्डियक अरेस्ट इज डिफरेंट, हार्ट अटैक इज डिफरेंट। हार्ट अटैक हार्ट मसल डैमेज होंगी, उनके पास ब्लड नहीं पहुंचा। कार्डियक अरेस्ट हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया। हार्ट फेलर हार्ट नॉट पंपिंग द ब्लड, कहाँ जाना था ब्लड ने? बॉडी टिश्यू के पास, ठीक है। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट टर्म्स बेटा, कुछ ये डिजीजेस हैं और ये सारे डिजीजेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देख लो यहाँ तक, कुछ पूछना है तो पूछ लो, बाकी हम कल करेंगे।